कि नशा बेचने वाले बड़ी पार्टियां जो अपने आप को समझती है, उनके जो टिकटार्थी हैं, उनके निजी संबंध है उनसे, वो उनके पास में बैठ। आपने नशे की बात की, अच्छा नेता तो लोगों ने केजरीवाल को भी चुना था, गली गली में आरोप हम पर, गली गली में दारूओं की दुकान खुलवा दी। किसी को पता ही नहीं कहाँ पर चल रहा है। आज मैं बता दूं फतेहाबाद में कहाँ पर नशा बिक रहा है, कौन कौन लोग बेच रहे हैं। और ये देख, लेकिन आपके नेता तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, जेल में है, फिर बेल में है, ये भी बता किसी भ्रष्टाचार। लेकिन अब आप किसी विचारधारा के साथ जुड़े हैं, तो 11,000 वोट ले पाएंगे इस बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी न्यूज का विशेष कार्यक्रम चुनावी दंगल। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर प्रचार प्रसार बड़ी जोर शोर से चल रहा है। ऐसे में किसी पार्टी ने अपने पूर्व विधायकों को चुनावों में उतारा है, तो किसी पार्टी ने सर्वे के आधार पर अनुभवी चेहरों को टिकट दी है। अगर बात करें आम आदमी की, बात करने वाली आप पार्टी की, तो उन्होंने एक युवा चेहरे को, जी हां, केवल मात्र 26 साल के युवा चेहरे कमल बिस्ला को फतेहाबाद विधानसभा से टिकट देकर मौका दिया है। कमल बिस्ला बट्टू क्षेत्र के ठुइया गांव के रहने वाले हैं। यूं तो कमल बिस्ला छात्र जीवन से ही राजनीति के अंदर हैं और समय समय पर किसानों को लेकर और छात्रों को लेकर अपनी आवाज मुखर रखते आए हैं। और अभी आम आदमी पार्टी ने उन्हें फतेहाबाद विधानसभा से टिकट देकर अपने चुनावी करियर को आगे बढ़ाने का मौका दिया है। स्वागत है आपका कमल बिस्ला जी सनसनी न्यूज़ में। धन्यवाद जी आपका और आपके सारे दर्शकों का, सभी को मेरी राम राम। कमल बिस्ला जी, सबसे पहले तो फतेहाबाद की जनता जानना चाहेगी कि आखिर कमल बिस्ला हैं कौन। जी, सबसे आपके जितने भी दर्शक हैं उनको पूरा परिचय मैं अपना देता हूं। मैं जी ठुइया गांव का निवासी हूं और पिछले 7-8 साल से शुरू में कॉलेज जीवन में मैंने दयानंद महाविद्यालय हिसार और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में जब पढ़ाई की, तो छात्र जीवन से छात्र राजनीति में सक्रिय रहा। यूनिवर्सिटी में प्रधान भी रहा। धरने प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी के जो छात्रों की मांगें थी उनके लिए मैंने लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद में किसान आंदोलन जो 2020 का सबसे बड़ा हमारा भारत का किसान आंदोलन हुआ, तो उसमें मैंने तन मन धन से लगातार 1 साल तक उसमें अपना योगदान दिया, भाग लिया। तो उस दौरान अनेक बड़े मुकदमे भी हुए। उसमें एक यहाँ से हमारे सिरसा से एमपी थे सुनीता दुग्गल जी, उनका ट्रैक्टर का रोड शो था, उसे हमने काले झंडे दिखाए। बड़ी वो चीज़ भी लोगों के बीच में बहुत वायरल हुई जी। उसके बाद में 2022 में मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा 1 नंबर वार्ड से फतेहाबाद के, और उसमें मैं तमाम जो आज के नेता हैं, जो टिकटार्थी हैं 2 बड़ी पार्टियों के, उन सभी की खिलाफत के बावजूद उन दोनों की मैं 11,000 मुझे मत प्राप्त हुए। 700-800 वोटों से मैं चुनाव में रह गया। कमल बिस्ला जी, बीकॉम एमए आपने किया है, सीए बन सकते थे, बड़ी आसानी की ज़िंदगी जो जी सकते थे, क्या जरूरत पड़ती राजनीतिक दलदल में आने की। बिल्कुल जी, ये जो साधारण मानसिकता का व्यक्ति होता अगर मैं, तो बिल्कुल सीए बनने का अवसर था और घर से भी कोई दबाव नहीं था कि इस क्षेत्र में आने का, किसी पर कोई दबाव नहीं था भी आपको राजनीति में आना है जी। परंतु मेरा इस क्षेत्र में आने का सबसे बड़ा कारण, जब से भगत सिंह को मैंने पढ़ा है, शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, और उनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ, तो कॉलेज जीवन में ही मुझ में एक विचार था कि समाज में कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें और हटकर करें। तो उस कारण से मैं कॉलेज जीवन से राजनीति में जुड़ा, आंदोलनों से जुड़ गया। और आज जब चुनाव लड़ रहे हैं तो वही एक विचार लेकर लड़ रहे हैं कि पुरानी जो भगत सिंह जी का भी यही विचार था कि इन लोगों को हटाकर यही लोग गोरे चले जाएंगे और काले इन जैसे आ जाएंगे, तो बोला फ़र्क क्या पड़ेगा। तो मेरा तो उसी विचारधारा पर चलकर एक राजनीति में बदलाव लाने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए इस क्षेत्र में आया। कमल जी, बात अगर की जाए विचारधारा की, तो पार्टियां और भी बहुत हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनमें भी आप जा सकते थे, लेकिन आम आदमी में ही जाना क्यों हुआ। जी, उसमें सबसे बड़ा कारण था मेरी विचारधारा मिलने का। जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा है, वो विचारधारा अन्य पार्टियों से बहुत अलग है, दिन रात का फ़र्क है उसके अंदर। सबसे बड़ी बात तो उसके अंदर क्या है कि शिक्षा के ऊपर जितना महत्व आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है, वो किसी पार्टी ने आज तक देश में नहीं दिया। और मेरा जो मानना है कि देश को अगर आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ा एक ही तरीका है कि शिक्षित जब तक लोग होंगे ना, तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत क्रांतिकारी काम किया, और 10 साल से दिल्ली की और पंजाब की पीछे 2.5 साल से सरकार चल रही है। ऐसा एक भी मामला नहीं है जहाँ पर सिद्ध हुआ हो अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया हो। तो मैं उनकी विचारधारा से, उनकी ईमानदारी से, पार्टी के काम करने के तरीके से और जो नीतियाँ हैं उनसे प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी को चुना। आपने जिला परिषद का चुनाव लड़ा,
11,000 वोट आपको मिले, लेकिन कुछ वोटों से आप रह गए। लेकिन एक जिला परिषद का चुनाव आपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा और अभी आप आम आदमी पार्टी यानी कि किसी विचारधारा के साथ आप मिलकर लड़ रहे हैं। 11,000 वोटों की उम्मीद है क्या आपको? क्योंकि पहले आप आज़ाद थे, लोग आपसे जुड़े, लेकिन अब आप किसी विचारधारा के साथ जुड़े हैं, तो 11,000 वोट ले पाएंगे क्या इस बार? इस बार जी मैं आपको बताता हूँ कि 11,000 जो मत मुझे मिले, वो मत जो बड़े नेता आज चुनाव लड़ रहे हैं उन सभी की, दोनों की खिलाफत के बावजूद मिले, तो वो मत तो मेरे है ही हैं। 11,000 से तो गिनती शुरू होती है। फिर पार्टी का मैं टिकट लेकर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो पार्टी का इतना बड़ा कैडर है, 10 साल से पार्टी मेहनत कर रही है, तो पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो 11,000 की आप बात छोड़िए, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम 11,000 वोटों के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कमल बिसला जी, फतेहाबाद की अगर मैं बात करूं तो नशा एक ऐसा मुद्दा है जो आजकल हर शख्स जो है फतेहाबाद के अंदर नशे को लेकर परेशान है। तो नशे को लेकर आप क्या कदम उठाने वाले हैं? सबसे पहला मेरा सवाल यही आपसे रहेगा। सबसे बड़ी तो जी, नशे को अगर ख़त्म करना हो, नशे को जड़ से मिटाना हो, तो सबसे बड़ा तंत्र है पुलिस का तंत्र। मैं भ्रष्टाचार भी बीच में जोड़ना चाहूँगा इसके अंदर। नशे और भ्रष्टाचार के लिए आप क्या करते हैं? बिल्कुल जी, दोनों चीज़ों के बारे में बताता हूँ। दोनों चीज़ों का एक तो सबसे बड़ा तंत्र है पुलिस का तंत्र, जिसके अगर पुलिस अपनी साफ सुथरी काम करी तो नशा कभी बिक ही नहीं सकता। और पुलिस पे ऊपर होते हैं नेता, तो जब तक नेता साफ सुथरे ना होंगे, वो पुलिस से महीने का मंथली लेंगे तो नशा नहीं रुकेगा, चाहिए आप किसी को वोट डाल दीजिए। अगर आपने अच्छा नेता चुन दिया और वो पुलिस से मंथली ना लेगा तो नशा रुक जाएगा कल ही। नशा कोई ऐसी चीज़ तो है ही नहीं भी, किसी को पता ही नहीं कहाँ पर चल रहा है। आज मैं बता दूं फतेहाबाद में कहाँ कहाँ पर नशा बिक रहा है, कौन कौन लोग बेच रहे हैं। और ये देखिए आप, बड़ी विडंबना है हमारे हल्के की कि नशा बेचने वाले बड़ी पार्टियां जो अपने आप को समझती है, उनके जो टिकटार्थी हैं, उनके निजी संबंध हैं उनसे, वो उनके पास में बैठे रहते हैं, उनके पास में उनके काम होते हैं, वो संभालते हैं, चुनाव में उन्हें वो चंदा देते हैं। तो उन लोगों को अगर लोग वोट डालेंगे तो नशा ख़त्म नहीं होगा। अगर अच्छे नेता चुने जाएंगे और वो पुलिस के साथ अपनी सेटिंग करके ना चलेंगे तो नशा खत्म होगा। आपने नशे की बात की, अच्छा नेता तो लोगों ने केजरीवाल को भी चुना था, गली गली में आरोप है उन पर, गली गली में दारूओं की दुकान खुलवा दी। अच्छा नेता तो कैसे खत्म होगा नशा? बिल्कुल आपको मैं बताता हूँ जी, अरविंद केजरीवाल जी को लोगों ने चुना अच्छे नेता के रूप में। जब 5 साल में एक बार मत पड़ता है, मतदान होता है, उसमें पता चलता है कि ये नेता अच्छा था बुरा था। 5 साल बाद में दिल्ली की जनता ने फिर उन्हें बहुमत दिया। 2 बार 10 साल से मुख्यमंत्री हैं। और जो आप बात कर रहे हैं शराब की, गली गली में दुकान खुल गई, शराब की पॉलिसी बनी थी जी। शराब का अगर 2 नंबर में बिके वो तो सही, और अगर सरकार सर्टिफाइड तरीके से उस चीज़ का सरकार को टैक्स एक्साइज मिल रहा है तो वो चीज़ गलत। ये एक दुष्प्रचार था। अगर शराब जिसको लेनी है वो 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाके ले रहा है, उसमें लोग उसे डबल रेट में ब्लैक में बेच रहे हैं, सरकार का एक्साइज का नुकसान हो रहा है, 2 नंबर में दारू बिक रही है। तो ये चीज़ें एक व्यवस्थित व्यवस्था बनाने के लिए की गई थी, ना कोई भ्रष्टाचार की चीज़ थी। और आज तक भी लेकिन आपके नेता तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है, जेल में है, फिर बेल में है। ये भी बताइए, इसी भ्रष्टाचार को लेकर ही दारू का अड्डा बना रखे, फिर उसके बाद भ्रष्टाचार कहते इतना सारा घोटाला जो है बीजेपी आरोप लगाती है, जेल में है, अभी बेल में है। इसके एक चीज़ बताते हैं सर आपको कि जो भ्रष्टाचार के आरोप में आप कह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, आज अरविंद केजरीवाल जी बाहर हैं, बिल्कुल एक आरोप उन पे सिद्ध नहीं हुआ। और इतनी तानाशाह सरकार आई हुई है, एक बीजेपी में मुझे बताइए नेता नहीं है क्या जिसने कोई गलत काम किया हो? आज एक नेता बीजेपी का जेल में नहीं है। आम आदमी पार्टी का सारे के सारे टॉप लीडर जेल में है। और दूसरी चीज़, जेल में जाए हुए 6 महीने हो गए थे तब तक अरविंद केजरीवाल जी को, एक चीज़ नहीं बता पाई बीजेपी, 1 रुपये का भ्रष्टाचार। तो आरोप लगाना अलग बात है, उनके पास ईडी सीबीआई ये तंत्र हैं। अब उस तंत्र में एक अपना कानून भी बना हुआ है ऐसा, जिसमें कोई आरोप जिस पर लगे वो ही सिद्ध करे भी मैं निर्दोष हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं, आरोप लगाना अलग बात है, सिद्ध होना बहुत अलग बात है। आरोप आज तो आप मुझ पर लगा दें या मैं किसी और पर लगा दूं, वो चीज़ें अलग हैं। और आज तक ना किसी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जी पे और ना किसी बड़े नेता पर आरोप आज तक सिद्ध हुए। चलिए बात कर लेते हैं भट्ठू की। भट्ठू में सेम का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और आपने वहाँ आपका जो कैंपेन था सेम के लिए सरकार के खिलाफ था, आपके साथ किसान संगठन भी आए, आपके साथ बहुत सी पार्टियों के नेता भी आए और आपने मिलकर जो है तहसील को ताला लगा दिया, बड़ा आंदोलन जो है आपने किया। विधायक अगर आप बन जाते हैं
तो क्या अगर दोबारा सेम का मुद्दा उठता है, आपकी सरकार हरियाणा में नहीं बनती है, तो क्या विधायक फिर ताले जड़ने का काम करेगा क्या? अगर विधायक बनाकर मुझे फतेहाबाद की जनता भेजती है तो एक विधायक में, पत्रकार महोदय, इतनी ताकत होती है, उसे ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। विधायक में अगर दम हो, विधायक में अगर उसके बोल में दम हो, उसके काम करने में दम हो, तो विधानसभा किस लिए बनाई है? आवाज़ उठाने के लिए बनाई है। सरकार को उसके काम करने पड़ते हैं अगर विधायक में दम हो। तो अगर जनता मुझे अवसर देती है तो सेमग्रस्त किसानों को कहना चाहूँगा, एक दिन आपको धरने पे नहीं बैठना पड़ेगा। आपका भाई, आपका बेटा आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। लेकिन ये ना हो कहीं और विधायकों की तरह कमल बिस्ला भी ये कहने लगे कि मेरी तो सरकार नहीं है, मेरी चलती नहीं है। बिल्कुल, ये चीज़ वो लोग कहते हैं जो कमज़ोर लोग हैं, जिसकी चलती नहीं। क्यों नहीं चलती? जनता का प्रतिनिधि हो और साफ छवि हो, क्यों नहीं मानेंगे ये सरकार? अगर आप विपक्ष में भी हैं तो आप विरोध कीजिए, आप मजबूती से लड़ाई लड़िए, परंतु चलती उन लोगों की नहीं है जो रुपए कमाने चाहते हैं। वो पहले ही दबे हुए हैं उन लोगों से। जाके आके कहते हैं उसकी 4 फाइलें आ जाती हैं, अभी बता तेरी कौन सी फाइल खोले। तो उन लोगों की नहीं चलती। ईमानदार लोग और सच्चे लोग जहाँ पर खड़े होते हैं उन लोगों की चलती है। फाइलों की बात की, शीला दीक्षित की भी फाइलें खुलने वाली थी। बड़ा भारी भरकम जो है फाइलों का एक बोरा जो है वो अरविंद केजरीवाल ने तैयार कर रखा था, लेकिन जैसे चुनाव हुए, मुख्यमंत्री बने, फाइलें कहाँ गायब होगी, समझ नहीं आया। आप पत्रकार महोदय, या तो आपको कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो रही है चीज़ें। शीला दीक्षित जी की भी फाइल खुली थी, मुकेश अंबानी जी की भी फाइल खुली थी, परंतु जो एजेंसी उन पर काम करती वो नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की सरकार से छीन ली उस समय। अगर वो एजेंसी होती तो शीला दीक्षित जी पर कार्रवाई होती, मुकेश अंबानी जी का जितना मुकदमा था उस पर कार्रवाई होती। अगर आप हथियार ही आप हमसे ले लोगे तो हम लड़ाई किस पर लड़ेंगे? तो वो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो बात कही वो की नहीं, परंतु उनसे ये तानाशाही, इसी चीज़ को तो दिल्ली के लोगों ने बर्दाश्त नहीं कर रहे। मोदी जी दबाना चाहते हैं, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को दबने नहीं देना चाहते। चलिए अब बात करें फतेहाबाद विधानसभा की, तो किन मुद्दों को लेकर आखिर कमल बिस्ला फतेहाबाद के चुनाव मैदान में उतरे हैं? क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या फतेहाबाद को आप विकास देने वाले हैं? क्या क्या आपके दिमाग में? युवा हैं आप, और युवा की बात करें तो क्या वो मुद्दे हैं जो आप फतेहाबाद के लिए करने वाले हैं? सबसे पहले तो जी मैं फतेहाबाद हल्के को, ये हमारा दुर्भाग्य है कि आप 50 किलोमीटर आगे चले जाइए और बताएंगे ना आप फतेहाबाद से हैं, तो कोई तो कहेगा सिरसा के पास वाला, कोई कहेगा हिसार के पास वाला। कारण क्या कि इस हल्के में ना तो कोई बड़ा संस्थान बना, ना कोई बड़ा नेता बना, ना कोई हल्के में हमारी आवाज़ किसी ने सुनी। मुझे अवसर हल्के की जनता देगी माफ करना। तो सबसे पहले मेरा मुख्य मुद्दा रहेगा शहर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज हमारा फतेहाबाद से टोहाना गया है, उस कॉलेज को फतेहाबाद में बनाया जाए। फतेहाबाद के अंदर स्वास्थ्य की सेवाओं में जीरो है। फतेहाबाद सरकारी अस्पताल में कोई सुविधाएं नहीं है, और मर पड़ के एक मेडिकल कॉलेज अनाउंस हुआ कहीं पर कोटे में आया था, उसे हमारी विधायक की कमजोरी मानिए कि वो चला गया टोहाना, और दूसरा विपक्ष की भी कमजोरी मानिए। जो आज कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे हैं, जो लोकदल की टिकट पर लड़ रहे हैं, उन लोगों ने एक दिन जाकर आवाज़ नहीं उठाई, भाई ये हमारा मेडिकल कॉलेज आप ले गए। मैंने तो उसके लिए आवाज़ उठाई थी। सिरसा से MP अशोक तंवर ने चुनाव लड़ा, मैंने उन्हें हमारे गांव में आए तब कहा था भी MP साहब बीजेपी को वोट डाले लोगों ने, बीजेपी के विधायक यहाँ से, हमारा मेडिकल कॉलेज टोहाना क्यों गया? उनको और चीज़ दे देते, हमें क्या दिक्कत थी? टोहाना में तो मंत्री संतरी आगे से ही पहले बहुत है। मेडिकल कॉलेज का बड़ा मुद्दा है। दूसरा शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है। मेरी एक पार्टी की भी विचारधारा है और मेरी निजी विचारधारा है कि जब तक सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज नहीं सुधरेंगे, हम किधर ही रुपए लगाते रहें, कोई इन्वेस्टमेंट करते रहें, हमारे हल्के को आगे जाने के, हल्के के लोग आगे नहीं जा सकते। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हमारे हल्के के अंदर कोई बड़ा फैक्ट्री नहीं है, कोई प्लांट नहीं है जहाँ पर नौजवान कोई 15, 20, 30 हज़ार की प्राइवेट नौकरियाँ कर सके। तीसरा वो है, वो चीज़ें करवाई जाए। चौथा, नशे को ख़त्म किया जाए, भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए। ये 5 मुद्दे हैं। 5 गारंटियाँ पार्टी की है जो पूरे हरियाणा प्रदेश में है। शिक्षा, स्वास्थ्य में सुधार, महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीना, घर घर रोजगार और मुफ्त बिजली। 5 गारंटियाँ पार्टी की हैं। और एक नौजवानों के लिए मेरी कोशिश है कि नौजवान साथियों के लिए अच्छे ग्राउंड बनाए जाए, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसे अवसर मिले, उसे कोच मिले, उसे ग्राउंड मिले, उसे आगे बढ़ने के प्लेटफॉर्म मिले, जिससे नौजवान आगे बड़े खिलाड़ी बने। हल्के में लोगों में, नए नौजवानों में उनके प्रति उत्साह हो, खेल के प्रति, और हल्के में सुधार और खुशहाल हल्का बने। शहर के अंदर अनेक मुद्दे हैं। शहर में सीवरेज की समस्या है, प्रॉपर्टी ID की समस्या है,
लूटपाट डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं, व्यापारी वर्ग नाराज है। तो ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो हल्के के, जिसे हम प्रमुखता से उठाने का काम करेंगे। और ये सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहता हूँ, साफ नीयत से काम करें। साफ नीयत में सभी चीज़ें आ जाती है। साफ नीयत से काम करेंगे तो उसमें हर चीज़ वो होगी जो होनी चाहिए एक विधायक के लिए। रोजगार की आपने बात की, भाजपा तो बड़े दावे कर रही है बिना खर्चे पर्ची के हम नौकरी लगा रहे हैं। भाजपा के राज में 10 साल के शासन में जितने नौजवान तंग हुए हैं नौकरियों के मामले में, पेपर आ गया, पेपर आगे पोस्टपोन कर दिया, पेपर ले लिया, पेपर लीक हो गया, पेपर दे दिया, लीक नहीं दिखाया तो उसकी लिस्ट आउट नहीं हुई, लिस्ट आउट होगी तो कोर्ट में चले गए। तो बताओ नौजवान ये इतनी लड़ाइयाँ लड़े कि पढ़ाई करे। भाजपा के राज में कुछ नौकरियां जो डी ग्रुप की नौकरियां थी, कुछ नौकरियां देकर लोगों को एक भ्रम फैलाया गया कि हम दे रहे हैं ईमानदारी से नौकरी, परंतु पहली बात तो उन्होंने नौकरी दी कितनों को, और दूसरा नौकरियों में भ्रष्टाचार के, अपने दफ्तर में HSC के रुपए मिले हैं लोगों को। बताओ उससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा। और इसका पता अब चुनाव में चल जाएगा कितना रोजगार भाजपा ने दिया है। चलिए, पिछले विधानसभा की अगर बात करें तो खुद अरविंद केजरीवाल जो है आए थे फतेहाबाद में, उन्होंने जनसभा की थी। तो अभी अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं क्या? बिल्कुल जी, पिछली बार तो फिर भी पार्टी ने पूरे हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ा था। वो एक जनसभा करने अवश्य आए थे, परंतु पार्टी के कैडर ने स्वयं कहा था भी हम लड़ लें, परंतु पार्टी का कोई मन नहीं था चुनाव लड़ने का। इस बार पार्टी पूरी मजबूती से 90 की 90 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ रही है। और स्वयं अरविंद केजरीवाल जी व सरदार भगवंत मान जी, पंजाब के मुख्यमंत्री, फतेहाबाद हल्के में रैली करके या रोड शो के माध्यम से यहाँ की जनता से वोटों की अपील करने आएंगे। कोई प्रोग्राम बना क्या, आने वाले हैं, कोई तारीख फिक्स? प्रोग्राम तारीख अभी फिक्स नहीं हुई, जैसे ही फिक्स होगी आप सभी साथियों को सूचित कर दिया जाएगा। कमल बिस्ला जी, कैंडिडेट और भी बहुत से हैं, लेकिन फतेहाबाद की जनता सिर्फ कमल बिस्ला को ही वोट क्यों दे? जी, उसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कैंडिडेट और हैं, कांग्रेस और बीजेपी से जो कैंडिडेट हैं, उन्हें लोगों ने एक एक बार अवसर दिया है। पहली बात तो ये कि लोगों को मैं अपील करता हूँ कि एक मुझे अवसर दीजिए, उन्हें 5-5 साल आपने अवसर दिया। दूसरी बात, मैंने भट्टू में सेम की समस्या के लिए धरना लगाया, 70 दिनों तक धरना लगा और हमने लड़ाई लड़ी, शांतिपूर्वक लड़ी। उसके लिए 100 करोड़ का बजट हमने पास करवाया। तो मैं कहना चाहता हूँ ये दोनों जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस और बीजेपी से, वो बता दें भी 100 करोड़ का एक बजट एक काम के लिए मैंने मंजूर करवाया है। दोनों रहे हैं विधायक, और मैंने बिना विधायक रहते हुए लोगों के लिए 100 करोड़ का बजट मंजूर करवाया था अपने लोगों के लिए। तो दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण ये है कि आप मेरे ऊपर एक दाग ले आए भी आपने ये गलत काम किया। इनके ऊपर हज़ारों आरोप हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, सट्टे के आरोप हैं, नशे से जुड़े हुए लोगों से जुड़े रहने के आरोप हैं। तीसरा है साफ छवि का। चौथा आप पब्लिक में रहने का ले लीजिए। जितनी हमने सड़क पर लड़ाइयाँ लड़ी है, मैं नौजवान हूँ, मेरी उम्र बहुत कम है इनसे, मेरे से दुगनी उम्र के लोग हैं वो, उनसे आज भी मैं उनसे ज़्यादा लड़ाइयाँ मैंने सड़क पर लड़ी है। उनसे ज़्यादा बार मैं पुलिस के साथ गाड़ियों में बिठा कर ले गई है मुझे, उनसे ज़्यादा बार मैंने तपती धूप में, ठंड में लोगों के लिए सड़क पर रहा हूँ। तो मेरे में एक जज्बा है कुछ बदलाव करने का, कुछ अच्छा करने का, और वो चल रहे हैं रटी रटाई पुरानी राजनीति पर। रुपए लगाएं चुनाव में, 10-15 करोड़ में टिकट लाएं। आप पत्रकार हैं, आपको पता है यही चर्चा है। 10-15 करोड़ में टिकट लाए, 10-15 करोड़ में चुनाव लड़ लिया, जीत गए तो उसके 70-80-100 करोड़ कर लिए। परंतु हम तो एक अच्छी सोच, अच्छा बदलाव लाने की कोशिश में है। और सबसे मुख्य मेरा पॉइंट जो मुझे वोट देने का, मैं नौजवान हूँ। नौजवान में हमेशा नवीन सोच होती है, नई सोच होती है। तो मैं तो बदलाव की सोच लेकर चला हूँ, अच्छे करने के लिए कुछ राजनीति में आए हैं। तो इसलिए मुझे इन सभी कारणों से मुझे जनता वोट डाले, यही मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। तो ये जुड़े थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सबसे युवा प्रत्याशी कमल बिस्ला जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक मौका अगर उन्हें मिलता है तो फतेहाबाद की वो काया पलट के रख देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सनसनी न्यूज़ का कार्यक्रम चुनावी दंगल। फिर मिलेंगे नए कैंडिडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।